हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं तो आप लोगों का एक ही धन्यवाद देना चाहूँगा जिसके आप लोग हकदार हैं, क्योंकि 1K फैमिली बनाने में आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप लोग ना होते, हो सकता हम लोग भी ना होते। तहे दिल से आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद कि 1K फैमिली हो गई है। और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक हमें प्यार दें ताकि आप लोगों को और से अच्छे से अच्छा कॉन्टेक्ट समझाया जा सके, और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से मेहनत करें और हमको भी मोटिवेट करते रहें और आप लोगों का भी मैं भविष्य सुधारने में कामयाब रहूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बेस की क्लास में सबसे लास्ट ही टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इसमें कुछ विशेष परिभाषाएं होंगी, कुछ ऐसी डिफिनेशंस होंगी जो आप लोग को बहुत ही अनिवार्य होंगी और आप लोग को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ डिफिनेशंस ऐसी होती हैं हम बार बार उन चीज़ों का नाम लेते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि वो चीज़ क्या है तो हमको पता नहीं होता है कि ये चीज़ क्या है और कैसे आई है। तो उसी कंटेंट को बरकरार रखते हुए हम आप लोगों को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने 1K बनाने में हमारी मदद की है, उसी तरह से आगे भी आप लोग हमें मोटिवेट करते रहें और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और नए जोश के साथ फिर से वही काम कहते नहीं हैं, क्या कहते हैं आप सभी को पता है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब जीत का और हार का जो ठान लिया बस ठान लिया। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को हमेशा से बोला जाता है परमाणु क्रमांक। कोई बोल देता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक बताओ, आप लोग 11 बता देते हो। कोई बोल देता है आपसे कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ, आप 6 बता देते हो। कोई बोल देता है आपसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक बताओ, आप 20 बता देते हो। लेकिन अगर कोई बोल दे ये परमाणु क्रमांक है क्या, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तब क्या आप बताते हो? तब कहते हो सर ये तो पता ही नहीं है। हाँ, ये पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये कितना होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है ये क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल से जो आपका स्टार्ट होने वाला है, समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कल से आपके चैप्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए आज मैं स्पेशली आप लोग के लिए वीडियो लाया, क्योंकि वो जो अंदर खुशी भरी हुई है 1K की, वो बहुत ही ज्यादा है और उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका है। हमारा क्या है, हम तो पढ़ाते हैं, जो आपसे मिलता है वही हमको मोटिवेट करता है और हम आपके लिए आगे की क्लासेस लाते हैं। परमाणु क्रमांक किसकी बात की गई? परमाणु क्रमांक की। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके लिए बोला जाता है, देखिए किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बोला? किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या? परमाणु क्रमांक। मैंने बोल दिया कोई तत्व है, जैसे कि कार्बन का नाम लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। आपसे मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो इससे इसकी परिभाषा बन जाएगी, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। चीजें समझ में आई? क्या बोला? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब इस टाइप से क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। आपसे बोल देगा उस तत्व का नाम बताओ जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पता कितनी है? जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है 17। तो तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या दिमाग की घंटी बजनी चाहिए? कि सर ने बोला है कि तत्व का नाम बताना है जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? कितनी है भाई?
17, और प्रोटॉनों की संख्या 17 होने का मतलब है परमाणु क्रमांक क्या होना, 17। और परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है भाई, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। और यहां से हमको पता चल गया क्या, क्लोरीन। देखिए कितने आसान तरीके से हमको क्या याद हो गया, परमाणु क्रमांक की परिभाषा याद हो गई। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहे तो लिख लें, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। भैया हिंदी में किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये चेहरे की खुशी बस यही दर्शा रही है कि मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, और हम लोग की वीडियो को ऐसे ही प्यार दें ताकि आप लोगों के लिए हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं, और उस कंटेंट के साथ आप लोग जो कर दिखाएं जो आपके आसपास के बच्चे ना कर पाएं। तो आप लोग ये डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट कर लें। आशा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक तो समझ में आ गया ना, क्या बोला था, किसी भी तत्व के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। समझ में आया। और किसी भी अभिक्रिया में, ये भी एक चीज समझ लो, एक चीज मैं समझाने जा रहा हूं बहुत कायदे से, समझ लो इसको, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला, आप लोग जानते हो किसी भी उदासीन तत्व के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला, कोई भी तत्व होता है उसके नाभिक में, जब उदासीन तत्व है, मान के चलो सोडियम है, सोडियम के ऊपर भी कोई आयन नहीं है, तो किसी भी तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। दिमाग पे घंटी जरूर बजेगी। कैसी घंटी बजेगी कि सर आपने प्रोटॉनों का नाम ले लिया कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। आप इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन भी तो कह सकते थे, कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में नहीं, किसी भी तत्व की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, किसी भी तत्व के कक्षाओं में उपस्थित, कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। लेकिन आपने यहां पे प्रोटॉन को किया कहा, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कहा? इसके पीछे बेटा रीजन है। क्या रीजन है समझते हैं। देखिए किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते थे तो लूज कर देता था ना। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था? वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था, सोडियम के ऊपर +1 आयन आ जाता था कि नहीं आ जाता था? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची? 10। तो क्या उस तत्व का नाम बदल जाएगा? नहीं ना। तो किसी भी तत्व का माई बाप जो होता है, मतलब किसी भी तत्व का जो अस्तित्व बनाए रखता है, उस तत्व का जो अस्तित्व बनाए रखता है वो क्या है? प्रोटॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को नहीं कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं तो उस पर कोई किसी भी तत्व पर आयन नहीं आएगा। जब किसी भी तत्व पर आयन नहीं आएगा तो क्या होगा? आप सभी को पता है, जब किसी भी तत्व के ऊपर आयन नहीं आएगा तो क्या होगा? वो उदासीन। और उदासीन तत्व अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हमेशा से किसी भी अभिक्रिया में कोई तत्व भाग नहीं लेता है, हमेशा से उसके आयन भाग लेते हैं, है ना। अब प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना ग्रहण करता है, वो तो नाभिक में रहता है, उसका काम है तत्व का अस्तित्व बनाए रखना। इसीलिए परमाणु क्रमांक में किसको कहा गया? प्रोटॉनों को कहा गया, इलेक्ट्रॉनों को नहीं कहा गया। उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आ रही है ना? अगर आ रही हैं तो आगे के टॉपिक्स क्लियर करते हैं इसी जोश के साथ। अब हेडिंग आप लोग लिखेंगे परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। कहीं कहीं पर परमाणु द्रव्यमान भी दिया होता है। परमाणु भार को एटॉमिक मास इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसकी क्या डिफिनेशन होती है? इसकी डिफिनेशन ये होती है बेटा, हर एक तत्व होता है, आप जानते हो, मैंने बताया था, हर एक तत्व के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो बस उनको जोड़ दो, परमाणु भार बनकर तैयार हो गया। आई चीजें समझ में? उम्मीदें कायम है आप लोगों की, कायम होंगी। क्या बोला मैंने? कोई भी तत्व होता है उसके नाभिक में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा से पाए जाते हैं। तो जब उसके तत्व में तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं तो डिफिनेशन क्या होगी? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हो? परमाणु भार बोलते हो। अब देखो, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहा गया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। तो इसकी डिफिनेशन
ऐसे भी लिख सकते हो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या, क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियनों की संख्या। देखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। आई चीज समझ में। देखिए, परमाणु क्रमांक की परिभाषा आ गई, परमाणु भार की परिभाषा आ गई। इसी तरह से अपने टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। हर एक चीज विद कॉन्सेप्ट आपको समझाई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लैंग्वेज में बताया जा रहा है। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु भार जो होता है उसको जेड से डिनोट करते हो। परमाणु भार क्या होगा, इसका फार्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे, परमाणु भार आ जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा। आई चीज समझ में। इसीलिए बोला जाता है, देखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। आई चीजें समझ में कि नहीं आई? आशा है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूं, और सीखना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। फार्मूला नोट कर लें, डिफिनेशन नोट कर लें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। बस काम खत्म इसका। ये भी चीजें समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, हर कहीं पे लिखी नहीं होती हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं लिखी होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख ली होंगी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा। जो आपकी डिफिनेशन होने जा रही है, जो आपका टॉपिक होने जा रहा, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना इसको क्लियर करें, और अभी क्लियर करें। देखें, हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। क्या सीखने जा रहे हैं, समस्थानिक, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब क्या होता है देखते हैं। हेडिंग पड़ गई सबकी, चलो मैं भी लिख दे रहा हूं। बात हो रही है समस्थानिक की। देखो, इसी हेडिंग में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। सम स्थान, जिसका स्थान समान हो, क्या कह रहेंगे, समस्थानिक। मतलब ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्या बोला, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। आई चीजें समझ में कि नहीं आई? आ गई होंगी। अब ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान रखनी है, इसीलिए बोला गया परमाणु क्रमांक समान। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या रखनी है, समान रखनी है। क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। अब कैसे क्या होता है, चीजें समझते हैं। देखो, अब 2 मिनट के लिए आप लोग बोर्ड से नजर नहीं हटाएंगे और बकायदा देखेंगे। पास में आओ और देखना स्टार्ट करो। देखो, समस्थानिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन के। किसके पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन के। अब कैसे क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो, जैसे आपके सामने दे दिया गया हाइड्रोजन H11। देखो, आप सभी को बताया था, नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और ऊपर क्या लिखा जाता है, परमाणु भार लिखा जाता है। उसके बाद आपके सामने लिख दिया गया 1H2, आपके सामने लिख दिया गया 1H3। परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। देखो, मैंने परमाणु क्रमांक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन परमाणु भारों में अंतर हो गया, तो उन्हें क्या कहते हो, समस्थानिक।
बोलोगे गुरुजी थोड़ा और डिटेल में बताइए। अरे खड़े हैं, डिटेल में बताने के लिए खड़े हैं, अगर डिटेल में ना मिले तो छोड़ देना क्लास। आप लोग के प्यार की वजह से ही तो ये सब मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तत्व का अभी सभी के नाम नहीं लिखे हैं, सब हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है तभी समस्थानिक कहा गया। आपने लिखा, इसका मॉडल जब बनाओगे आप लोग तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होगी और बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलोगे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया ये जो आपने बनाया। आपने प्रोटॉन को तो 1 कर दिया, न्यूट्रॉन को तो 0 कर दिया, और आपको ये भी समझ में आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर परमाणु भार आता है, ये तो बताया ही अभी। तो 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। फिर दिमाग में घंटी बजेगी, सर जी आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया और परमाणु क्रमांक 1 लिख दिया, सॉरी परमाणु भार 1 लिख दिया। लेकिन ये बताइए आपने प्रोटॉन को क्यों 1 किया? न्यूट्रॉन को भी तो 1 कर सकते थे, प्रोटॉन को 0 कर देते, तब भी जोड़ते हम लोग, क्या आता? 1 आ जाता। दिमाग में बजा होगा ना ऐसा कुछ सवाल? क्या बोला मैंने? आपने ये सोचा होगा कि आपने प्रोटॉन को 1 किया है, न्यूट्रॉन को 0 किया है। आप प्रोटॉन को 0 कर सकते थे, न्यूट्रॉन को तो 1 कर सकते थे, और जोड़ने पर फिर भी तो 1 आ रहा है। लेकिन भैया आपको इतना भी तो पता होना चाहिए, किसी भी तत्व का अस्तित्व कौन बनाता है? प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन 0 हो जाता और न्यूट्रॉन क्या हो जाता? 1, तो तत्व का नाम ही नहीं होता। प्रोटॉन 0 का मतलब परमाणु क्रमांक 0 होना, और परमाणु क्रमांक 0 होने का मतलब वो तत्व है ही नहीं। आई चीजें समझ में? इसलिए प्रोटॉनों की संख्या के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हम लोग, हमेशा किसके साथ करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ छेड़खानी करेंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया? इसके बाद आते हैं दूसरे वाले समस्थानिक पर। अभी इनका नाम भी जानेंगे, अभी सिर्फ डिटेल में समझ रहे हैं कैसे क्या होता है। जैसे ही हम लोग इसके पास पहुंचे तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 हो गई और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। फिर दिमाग में बोला आपने दिमाग में बोला कि सर ये बताइए, इस बार आपने प्रोटॉन 1 कर दिया, न्यूट्रॉन 1 कर दिया, जी समझ में आ गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 परमाणु भार आ जाएगा, जो कि है स्थिर है, और प्रोटॉनों की संख्या 1 है। चलो अगर बेटा प्रोटॉनों की संख्या 2 कर देते तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाता? 2। जब परमाणु क्रमांक 2 हो जाता तो समस्थानिक कहेगा, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। क्या बोला? समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, लेकिन संख्या किसकी चेंज होती रहेगी? न्यूट्रॉनों की, नहीं तो समस्थानिक बनके तैयारी नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ गया? 1 1 आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु भार 2 हो गया, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरे का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। इसमें भी अपने को क्या करना है? प्रोटॉनों की संख्या को 1 ही रखना है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के साथ छेड़खानी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब प्रोटॉनों की संख्या 1 हो गई तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी करनी पड़ेगी? 2, और बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 3। तो परमाणु भार कितना आ गया? 3। लेकिन परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या नहीं चेंज हुई, तो परमाणु क्रमांक कितना है? सेम है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, पहले वाले तत्व को हम लोग बोलते हैं, जो पहला समस्थानिक होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम। दूसरा वाला जो समस्थानिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम। तीसरा वाला जो समस्थानिक है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। देखो बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। बोलोगे सर इतनी मेहनत कर दी आपने और मैंने भी सुना आपके कहने के मुताबिक, लेकिन इनका यूज कहां पे है ये भी तो बताओ। देखो बेटा, ये जो हम होता है, हम लोग पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, वो उसमें पाया जाता है जिसका फार्मूला हो जाता है H2O, जो हम लोग पानी पीते हैं। और ये जो होता है इसको बेटा D2O बोलते हो, जिसको भारी जल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारी जल जिसको बोला जाता है वो क्या है? आपका D2O है। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? भारी जल के नाम से जानते हैं। अब इसका यूज कहां होता है भाई? इसको तो बता दिया हम लोग पीते हैं इसका। किसी भी चीज की ग्रोथ को रोकने के लिए, मतलब किसी भी चीज की वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? D2O का यूज करते हैं। कोई भी अभिक्रिया तेज हो रही है, उस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए उत्प्रेरक मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं? D2O का यूज करते हैं।
मतलब उत्प्रेरक मंदक का मतलब जो अभिक्रिया के वेग को क्या करे, भगाए। जो अभिक्रिया बहुत तेज हो रही है उसमें ये डाल देंगे, अभिक्रिया धीरे धीरे होगी। ऐसा ही नहीं, कोई भी छोटा सा बच्चा अगर उसकी हाइट को रोकना है तो उसको एक एक बूंद करके अगर पिलाओगे वो बच्चा क्या रहेगा, बौना ही रहेगा। पेड़ों में डाल देंगे, अब ज्यादा डाल देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, निपट ही जाएगा, बचेगा ही नहीं। इसीलिए बोला गया किसी भी चीज की ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, विच इज D2O। अब ये अभिक्रिया को इतना स्लो कर देता है कि उसके बारे में हम लोग हर एक चीज जान लेते हैं, इसलिए अभिक्रिया को क्या किया जाता है, स्लो किया जाता है। और तीसरा क्या होता है आपका T2O, इसका ज्यादा कोई काम नहीं होता, इसलिए इसके बारे में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। तीसरे के बारे में मैंने क्या बताया, T2O, इसके बारे में हमको ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आई चीजें समझ में कि नहीं आई, आ गई होंगी ना। तो इसकी एक बार डिफिनेशन मैं फिर से बोले दे रहा हूं, डिफिनेशन लिखें, आफ्टर दैट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो क्या बोला था मैंने, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, क्या बोला, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब समस्थानिक की परिभाषा क्या बताया, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। देखो परमाणु क्रमांक सभी का समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। बोलो राधे राधे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। 20 सेकंड का टाइम दे, थोड़ा सा पानी पी लें, फिर आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे अपना समस्थानिक क्लियर हो गया। अब समस्थानिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे संभारिक। संभारिक उसको भी समझेंगे इसी तरह। कोई भी एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग का कुछ लॉस हो रहा है या फिर वीडियो के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है। पूरी मेहनत के साथ आपको चीजें मिलेंगी और देखने को मिलेंगी, तो हम लोग उसी को पढ़ते रहेंगे। ठीक, सीखते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, समस्थानिक की बात कर रहे हैं। जैसे संभारिक था, सॉरी समस्थानिक बोल लिया, अरे अरे देखो दिमाग कैसा चल रहा है, समस्थानिक फिर से लिख दिया। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, संभारिक, है ना, होता है कभी कभी। जैसे हम लोगों ने लिखा संभारिक, हम लोग सीखने जा रहे हैं किसकी डिफिनेशन, संभारिक की। अब क्या होता है, कैसे काम करता है, इन चीजों को जानते हैं कि संभारिक का क्या काम है। सीखें, चलो सीखते हैं। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार क्या हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान होता है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इस बार परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, समस्थानिक, सॉरी संभारिक है ही नहीं कुछ। जो था मैंने पहले वाले में बता दिया, इससे पहले वाले टॉपिक में, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना जान लो, संभारिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होता है, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। अब कैसे क्या होता है समझते हैं। देखो जैसे आपके सामने लिख दिया गया ऑर्गन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। आपके सामने रख दिया गया पोटेशियम, एटॉमिक, पोटेशियम नहीं कैल्शियम लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। देखो दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है कि नहीं है, दिख रहा है ना।
अब इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के बावजूद इनका परमाणु भार लगभग क्या होता है, समान होता है। लगभग इसका भी कितना होता है 39, इसका भी कितना होता है 39। लो हो गया, इसको भी बोलो टाटा बाय बाय। इसीलिए आज की क्लास ही मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, ताकि अभी आगे आने वाली आपके टॉपिक्स में जो चैप्टर से रिलेटेड होंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें ही आप लोग आप बोल सको सर आपने हमें ये चीजें बताई नहीं है, इसीलिए अपने को समझ में नहीं आ रही हैं। और कल से हाई स्कूल का टॉपिक स्टार्ट है, इतना याद रखेंगे आप लोग, है ना? हाँ ठीक, तो इसकी डेफिनेशन मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। जब किसी तत्वों के, किन्हीं तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और परमाणु भार क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। और ये एग्जांपल्स नोट कर लो, खत्म। 2 टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिक के बाद छुट्टी आपकी। संडे था, फिर भी मैंने सोचा आप लोग का लॉस ना हो, आपको इतना बता दिया जाए कि संडे में भी इतनी मेहनत कर लो। 6-7 महीने के बाद एग्जाम है अपना, तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी कि आपके भी, आपका कोर्स भी कंप्लीट करवाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परमाणु त्रिज्या। यही टॉपिक के बाद हम आपका क्या करेंगे, आपसे विदा लेंगे आज का, और फिर से एक बार धन्यवाद बोलेंगे कि इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहें, मोटिवेट करते रहें, ताकि हम आप लोगों की इसी तरह सेवा करते रहें। ठीक, देखिए किसकी बात हो रही है? परमाणु त्रिज्या की। अगर परमाणु त्रिज्या बोला गया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। समझते हैं परमाणु त्रिज्या में क्या होता है? देखिए, पहले एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे और अपना काम समाप्त यहीं पे। ठीक है, फिर आज की विदा यहां पे लेंगे हम लोग। आप लोग मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल के ही जरिए करवा दे रहा हूं। आपने लिया सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, आपने किया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। फिर आपने इसका क्या बनाया? परमाणु मॉडल बनाया। क्या बनाया? परमाणु मॉडल बनाया। ये कक्षाएं बनाना तो आप लोग को आता ही है, जो सेम, जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती हैं, सेम होती हैं, उनके ऊपर के इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं। आपने बनाया, ये बनाई पहली, ये बनाई दूसरी, ये बनाई तीसरी। अब पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है भाई? पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। फिर देखा आपने दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 आपने भर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यही चीजें समझ में कि नहीं? तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बोलोगे सर आप तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे हैं, आपने तो हेडिंग क्या रखी है? परमाणु त्रिज्या। अब समझो भाई, इसी में तो परमाणु त्रिज्या छुपी हुई है। ये तत्व है, ये तत्व का नाभिक है। इस नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। मतलब किसी तत्व के नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग मेहनत करते रहें जिस टाइप से मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, क्या बोला गया? किसी तत्व के नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है? नाभिक के केंद्र से बोलना है, नाभिक से नहीं। किसी तत्व के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परिभाषा भी इसकी लिख लो, किसी तत्व के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब इस परमाणु त्रिज्या के साथ साथ एक त्रिज्या और निपटा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। अब ये आयनिक त्रिज्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये तत्व है, ये इसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी। अब आयनिक रेडियाई कैसे कहलाएगी? ये तत्व है, इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं लूज करेगा? लूज करने के बाद ही तो आयन आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसकी ये कक्षा खत्म हो जाएगी, तो टोटल कितनी कक्षाएं बचेंगी? केवल 2 ही कक्षाएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने हैं? 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसके नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी कितनी बची, घटी कि नहीं घटी, क्योंकि एक कक्षा घट के जैसे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, इसकी एक कक्षा खत्म हो गई कि नहीं हो गई। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तभी तो आयनित होगा, और जैसे ही ये आयनित हुआ तो इसकी एक कक्षा खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई। ठीक है, तो किसी भी आयनित तत्व के केंद्र से, किसी आयनित तत्व के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस कहलाती है या फिर आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब धातुओं में क्या है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है कि नहीं त्यागा है। धातुओं में क्या है, धातुओं में इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागा इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, छोटी हो गई कि नहीं हो गई। तो एक चीज याद रखना, धातुओं की आयनिक त्रिज्या उनके उदासीन तत्व की त्रिज्या से छोटी होती है। क्या बोला, धातुओं की जो आयनिक त्रिज्या होती है, धातुओं की जो आयनिक त्रिज्या होती है उनके उदासीन वाले तत्व की जो त्रिज्या होगी, उदासीन वाला तत्व ये है, ये आयनिक त्रिज्या है कि नहीं, जो उदासीन तत्व वाली त्रिज्या होगी और उसकी आयनिक जो त्रिज्या होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। किससे, उदासीन वाले तत्व से। कौन से में, सिर्फ धातुओं में। और अधातुओं में क्या होगी, बड़ी होगी। आई चीजें समझ में। तो क्या बोला मैंने, किसी तत्व की, किसी भी तत्व के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अगर वही तत्व आयनित हो गया तो उसके केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। आई चीजें समझ में कि नहीं आई। और किसी भी अभिक्रिया में कोई भी तत्व भाग नहीं लेता, मैंने कई बार बताया है। अगर कोई बोल दे कि अभिक्रिया में सोडियम भाग ले रहा है तो बिल्कुल गलत है। अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, सोडियम का आयन। किसी भी तत्व का आयन अभिक्रिया में भाग लेता है, वो तत्व भाग नहीं लेता है। चीजें समझ में आ गई हैं, हाँ या ना। अगर चीजें समझ में आ गई हैं, फिर से लास्ट में वही बोलना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं और लाइक करना ना भूलें। वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारे अंदर जोश भरता है कि हम आप लोग को कुछ नया दे पाएं और कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेके आ पाएं कि अलग लोगों से अच्छा समझ सको आप लोग। और फिर से मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारी 1K फैमिली कंप्लीट करने के लिए। आप लोग ही हमारी फैमिली हैं। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।